वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजी के ये क्लास नंबर 7 है। एमपीजी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सिलेबस में हम मध्य प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में इस क्लास में देखेंगे। इस सीरीज में हमने 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर किया हुआ है। सभी सीरीज यानी कि सारी क्लासेस एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगी, जिसमें हम सभी प्रश्नों को कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखेंगे। इस क्लास में हमने सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है, जो कि एमपीपीएससी 2020 के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। यदि आप पूरी सीरीज देख लेते हैं तो एमपीजीके से आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। यह क्लास एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए, एमपी पुलिस के स्टूडेंट के लिए और व्यापम की वो सभी परीक्षा जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस होता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ। प्रश्न पहला है आज की क्लास का। खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर एवं पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर एवं पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? खजुराहो में जितने भी निर्माण होंगे वह सारे के सारे चंदेल शासकों से ही रिलेटेड होंगे। किससे दोस्तों? चंदेल शासकों से। और वंश का ही एक शासक था धंगदेव, जिसने क्या विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया है। साथ ही इसके ही कार्यकाल में यानी कि धंगदेव के ही कार्यकाल में आपके जो खजुराहो के मेन मंदिर का जो निर्माण है वह पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये सभी मंदिर जो कि ऑप्शन में दिए हुए यानी कि लक्ष्मण मंदिर, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लक्ष्मण मंदिर में प्रतिमा लक्ष्मण की स्थापित नहीं है। किसकी स्थापित है? तो यह विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, ये सभी मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सम्मिलित है। अब पूछा यह जा रहा है कि इनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो इनमें सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 64 योगिनी मंदिर। यह सबसे पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में खास बात यह है कि 64 योगिनी मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। किससे दोस्तों? ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। खजुराहो का चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खजुराहो में जो चंदेल वंश था इनका सबसे प्रतापी शासक विद्याधर हुए। ठीक है दोस्तों, कौन? विद्याधर, है ना। अब यह सबसे प्रतापी क्यों कहलाए इस बारे में अब हम देखते हैं। विद्याधर सबसे प्रतापी शासक हुए, यह सबसे प्रतापी क्यों कहलाए इस बारे में अब हम जानते हैं। इनको प्रतापी शासक का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी, कौन दोस्तों? महमूद गजनवी ने जब 1019 में आक्रमण किया था तो इनके आक्रमण को इस विद्याधर के द्वारा ही विफल कर दिया गया था, है ना। जीता नहीं था पर उनने जो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। किस कारण? विद्याधर के कारण। इसी कारण इसे सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है चंदेल वंश का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? कंदरिया महादेव का मंदिर विद्याधर के द्वारा ही निर्मित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कंदरिया महादेव विद्याधर के द्वारा, विश्वनाथ और पार्श्वनाथ धंगदेव के द्वारा। विद्याधर के बारे में आप याद रखेंगे। किसका निर्माण? कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। परमार्दी देव चंदेल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? परमार्दी देव चंदेल इन्होंने अपनी राजधानी महोबा यूपी में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, इस महोबा नामक स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यशोवर्मन किस वंश का पराक्रमी शासक हुआ था? यशोवर्मन किस वंश का पराक्रमी शासक था? तो यशोवर्मन यह चंदेल वंश का ही पराक्रमी शासक था। इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? विष्णु मंदिर। यशोवर्मन के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना। तो दो बात जानकारी आप इसमें से याद रखेंगे, विष्णु मंदिर का निर्माण और चंदेल वंश का शासक यशोवर्मन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आल्हा और उदल कौन से चंदेल शासक के वीर सामंत थे? तो यह परमार्दी देव चंदेल के वीर शासक थे, जिन्होंने क्या 52 युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल में। कितने युद्ध दोस्तों? 52 युद्ध। और यह परमार्दी देव के शासनकाल में सेनापति हुआ करते थे।
इनके बारे में आल्हा और उद्दल के साहस की जो कहानियां हैं, है ना, इनकी जो साहसी कहानियां, यह आल्हा खंड में लिखी गई है ना, किसमें? आल्हा खंड। यह बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। आल्हा खंड में इनके साहस की जो घटनाएं हैं, युद्ध का वर्णन है, और यह आल्हा खंड लिखा गया है जगनिक के द्वारा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आईएमपी करके पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बुंदेली लोक साहित्य आल्हा खंड के रचनाकार पंडित जगनिक कौन से चंदेल शासक का विद्वान था, दरबारी था, यह पूछा गया है। तो यह जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, परमार्दी देव, है ना। परमार्दी देव के शासनकाल में आल्हा और उद्दल दो सेनापति थे। तो परमार्दी देव के शासनकाल में ही यह क्या थे, राज दरबारी हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ परमार्दी देव तो है नहीं, तो परमार्दी देव का एक अन्य नाम से हम जानते थे, जिसका नाम क्या है? परमाल। ठीक है, परमाल चंदेल, यही परमार्दी देव का एक अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों व्यक्ति एक ही है, परमाल चंदेल और परमार्दी देव। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंदेल वंश का वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था, यह पूछा जा रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस परमार्दी देव को ही पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, और सन था 1182 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम देखेंगे। चंदेलों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो चंदेलों ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया हुआ था, जो कहाँ पर है? वर्तमान में खजुराहो छतरपुर जिले में है। खजुराहो वर्तमान में छतरपुर जिले में है। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक थे दोस्तों नन्नुक। ठीक है, ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। चंदेल वंश का वह शासक जिसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने आत्मसमर्पण कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो क्या हुआ था, यह अधीनता स्वीकार करने वाले शासक थे परमार्दी देव। इन्होंने 1202 में अपनी अधीनता स्वीकार की थी। किसकी अधीनता स्वीकार की थी 1202 में? कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि गुलाम वंश का यहाँ पर भारत में संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। परमार्दी देव चंदेल का वह वीर सामंत योद्धा इसके बारे में कहा जाता है कि उसे मैहर की मां शारदा ने अमरता का वरदान दिया था, वह कौन था? तो दोस्तों वह आल्हा था, इसे अमरता का वरदान दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। चलिए आज भी यह मतलब जनश्रुति है, ऐसा सुनने में आता है कि आज भी सुबह पहली पूजा, मैहर की शारदा देवी की पहली पूजा आल्हा के द्वारा की जाती है। उनके चरणों में आज भी ताजे फूल हमें रखे मिलते हैं, ठीक है, जब मंदिर खुलता है उस वक्त। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। गोंडवाना वंश की रानी दुर्गावती कौन से चंदेल शासक की राजकुमारी थी? तो यह दुर्गावती जो थी यह कीरत सिंह की पुत्री थी, है ना दोस्तों, कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। और रानी दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था, यह पूछा जाए तो इसका आंसर होगा दलपत शाह। दुर्गावती के पति का नाम था दोस्तों दलपत शाह। क्या था? दलपत शाह। दलपत शाह, यह दुर्गावती के पति का नाम था, जो कि एक गोंडवाना शासक थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जब सन 1544-45 में शेर शाह सूरी ने कलिंजर के किले पर आक्रमण किया था, उस समय कलिंजर का शासक कौन था? तो उस समय कलिंजर का शासक भी कीरत सिंह चंदेल ही था। ठीक है दोस्तों, कलिंजर का शासक जब शेर शाह सूरी का आक्रमण हुआ था 1944-45 में, तो उस समय कीरत सिंह ही शासक था। और जब इन्होंने आक्रमण किया था उसी समय क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी के हाथ में एक बम फट गया था, उनके हाथ में एक हाथ गोला फट गया था, जिसके कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो मांडू का शासक बाज बहादुर अकबर के समकालीन था दोस्तों। किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। अब एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि बाज बहादुर और किसकी कहानी फेमस है, तो बाज बहादुर और रूपमती, किसकी? रूपमती, इनकी कहानी जो है फेमस है। यदि पूछा जाए कि बाज बहादुर का मूल नाम क्या था, क्या पूछा जाए दोस्तों? मूल नाम। तो बाज बहादुर का मूल नाम था बायजीद खान। क्या था दोस्तों?
बायजीद खान। आई होप कि आपको इस प्रश्न से काफी जानकारी मिली होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंदेल वंश का वह शासक जिसने सन 1212 में कलचुरी शासक विजय देव को पराजित किया था, 1212 में, तो वह शासक था त्रैलोक्य वर्मन। कौन सा दोस्तों? त्रैलोक्य वर्मन। इन्होंने क्या, कलचुरी शासक विजय देव को पराजित किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में कच्छपघात वंश का मूल स्थान क्या था? कच्छपघात वंश का मूल स्थान था ग्वालियर। ठीक है, जिसे कि हम गोपाद्री, उस समय यह गोपाद्री के नाम जाना जाता था, वर्तमान में यह ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। नलपुर, यह पुराना नाम था नरवर का। नरवर किला, इस बारे में आपने सुना होगा, है ना, राजा नल और दमयंती की कहानी। मुरैना ऐसाहा के नाम जाना जाता था, और दतिया दिलीपपुर के नाम से जाना जाता था। ये सारे के सारे इनके पुराने नाम हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कच्छपघात वंश के शासक किसको स्वयं का संबंधी संतति के रूप में मानते हैं? किसके वंशज है, ऐसा हमें कहना चाहिए, किसके वंशज है? तो यह श्री राम के पुत्र कुश के वंशज अपने आप को मानते हैं। कच्छपघात वंश वाले कौन दोस्तों? कच्छपघात वंश वाले कुश के वंश स्वयं को मानते हैं। कुश कौन थे? तो यह श्री राम के पुत्र थे, है ना। श्री राम के दो पुत्र थे, एक लव और एक कुश। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नरवर नलपुर के राजा नल ने नरवर के दुर्ग का निर्माण किस सन में करवाया था? तो नरवर के दुर्ग का निर्माण होता है 294 ईस्वी में, 294 ईस्वी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह किसने करवाया था? नरवर के दुर्ग का निर्माण राजा नल ने करवाया था। और ये किस वंश के थे यदि ये पूछा जाए, तो यह कच्छपघात वंश के थे। कच्छपघात वंश के यह थे। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। विदर्भ के प्रतापी शासक भीमरथ की कन्या जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ था, उसका नाम क्या था? तो नल और दमयंती की कहानी बहुत ही फेमस है। राजा नल का विवाह दमयंती के साथ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कच्छपघात राजवंश ने शासन किया है। कच्छपघात वंश ने कहाँ कहाँ पर शासन किया है, ये पूछा जा रहा है। ग्वालियर, सिहोनिया, है ना, नरवर और दूबकुंड, जो कि श्योपुर में पड़ता है। इन तीनों स्थानों पर कच्छपघात वंश का शासन रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कच्छपघात राजवंश की ग्वालियर शाखा का संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो कच्छपघात वंश के दो शाखा थे, है ना। एक तो हो गया इसका ग्वालियर शाखा, और एक थी इसकी नलपुर शाखा। एक थी क्या? नलपुर शाखा, और एक थी ग्वालियर शाखा। तो नलपुर शाखा यह सुमित्र के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? सुमित्र, है ना, यह स्थापित की गई थी सुमित्र के द्वारा। इसी प्रकार ग्वालियर शाखा वज्रदामन के द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि वज्रदामन ग्वालियर शाखा का संस्थापक था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार कच्छपघात वंश का पहला शासक कौन था? तो कच्छपघात वंश का पहला शासक किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार राजा सूरजसेन था। ठीक है दोस्तों, कौन था? राजा सूरजसेन। इससे आपको कुछ याद आ रहा है, ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वह राजा सूरजसेन था। ठीक है, तो राजा सूरजसेन कौन थे? कनिंघम के अनुसार कच्छपघात वंश के प्रथम शासक थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्वालियर दुर्ग जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा सूरजसेन के द्वारा करवाया गया था। अब इस ग्वालियर दुर्ग के बारे में कुछ विशेष बातें हम जानते हैं, जैसे कि ग्वालियर दुर्ग का निर्माण 727 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 8वीं सेंचुरी में कहना चाहिए, 8th सेंचुरी में हुआ था, 727 ईस्वी में। इसे जिब्राल्टर फोर्ट ऑफ इंडिया यानी किलो के रत्न के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किलो के रत्न। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या जिब्राल्टर फोर्ट ऑफ इंडिया, इस नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिहोनिया स्थित ककन मठ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था?
तो ये ककनमठ मुरैना जिले में स्थित है दोस्तों। पहली बात, ककनमठ कहाँ स्थित है? ककनमठ के मंदिर की मैं बात करूं तो यह मुरैना इस जिले में वर्तमान में स्थित है। इसका निर्माण कच्छप घात वंश के शासक महिपाल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महिपाल के द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कच्छप घात राजवंश का वह शासक जिसने चंदेल शासक से ग्वालियर को जीता था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजा वज्रदामन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसने चंदेल शासकों से ग्वालियर को जीता था। और चंदेल शासकों में किसको हराया था यदि ये पूछा जाए तो वज्रदामन ने डिफीट किया था धंगदेव को। ठीक है, धंगदेव को इन्होंने डिफीट किया था और धंगदेव को डिफीट करके इनने ग्वालियर को जीता था, जिसे उस समय में गोपादरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक सेकंड दोस्तों। ग्वालियर स्थित सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सास बहू के मंदिर का निर्माण राजा महिपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? राजा महिपाल के द्वारा। लेकिन यह महिपाल ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इसे याद रखेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या था, पदमपाल ने इसकी नींव रखी थी। राजा कच्छप घात वंश के थे। कच्छप घात वंश के राजा कौन? पदमपाल। पदमपाल के द्वारा कहा जाता है कि इस मंदिर की, सास बहू के मंदिर की नींव रखी गई थी, है ना। और इसके निर्माण कार्य जो पूरा करवाया था वह थे राजा महिपाल, वह थे राजा महिपाल। तो दोनों आपके ऑप्शन में नहीं रहेंगे, दोनों ही सही है। दोनों में से एक आपके चारों ऑप्शन में दिया जाएगा, है ना। दोनों में से या तो पदमपाल दिया होगा या तो राजा महिपाल दिया होगा। आपको याद क्या रखना है कि सास बहू के मंदिर की नींव राजा पदमपाल के द्वारा रखी गई थी और इस कार्य को पूर्ण करवाया था, है ना। इस कार्य को पूर्ण करवाया था राजा महिपाल ने। पदमपाल, नींव रखी गई, पूर्ण करवाया महिपाल ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का बना एकमात्र मंदिर, सास बहू के मंदिर, किसने बनवाया था? ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, किसने बनवाया था? महिपाल ने। तो महिपाल ने इसकी नींव नहीं रखी थी। नींव किसने रखी थी दोस्तों? पदमपाल ने। नींव किसने रखी थी? पदमपाल ने। और कार्य पूरा किसने करवाया था? महिपाल ने। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं 2-3 बार आपको ये चीजें रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, लगभग 1093 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का कार्य पूरा हुआ था। यदि पूछा जाए कि इस सास बहू के मंदिर में मूर्ति किसकी है, तो क्या सास बहू की मूर्ति है क्या? सास बहू के मंदिर में एक सास और एक बहू की मूर्ति, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सास बहू के मंदिर में विष्णु की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? विष्णु भगवान की, है ना। विष्णु की मूर्ति सास बहू के मंदिर में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इससे आपको कुछ और नई जानकारी मिलेगी। ग्वालियर स्थित सास बहू के मंदिर में किसकी प्रतिमा है? तो अभी मैंने आपको बताया सास बहू की प्रतिमा नहीं है, भगवान विष्णु की प्रतिमा इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब ऐसा क्यों है? कुछ नई जानकारी तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इस प्रश्न से हमको नई जानकारी क्या मिलती है? एक्चुअली में जब यह मंदिर बना था, ठीक है, तो इसमें जो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है वह इसके सहस्त्र बाहु अवतार की मूर्ति स्थापित की गई है। किसकी दोस्तों? सहस्त्र बाहु, है ना, सहस्त्र बाहु। इस अवतार विष्णु के इस अवतार की मूर्ति सात बहू के मंदिर में स्थापित है। अब कालांतर में यह जो सहस्त्र बाहु शब्द है यह विभिन्न देशों के लोगों में, विभिन्न स्थान से आए हुए लोगों के संपर्क में आया, यही कालांतर में सास बहू बन गया। क्या बन गया? यह सास बहू, है ना। देखिए एक ही टाइप से उच्चारण हो रहा है, सहस्त्र बाहु सास बहू, है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम सास बहू का मंदिर पड़ गया। यहाँ कोई सास बहू से इसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और सहस्त्र बाहु अवतार की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नलपुर नरवर में कच्छप घात वंश का संस्थापक कौन था? तो नलपुर नरवर में कच्छप घात वंश का संस्थापक सुमित्र था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन था? सुमित्र था नलपुर में। और यदि ये पूछा जाए कि ग्वालियर शाखा में कौन संस्थापक था, तो ग्वालियर शाखा में वज्रदामन संस्थापक था। वज्रदामन, ग्वालियर, सुमित्र, नलपुर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, कच्छप घात वंश से संबंधित सती प्रथा का स्तंभ लेख हमें कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? सती प्रथा का स्तंभ लेख हमको मिलता है गुना जिले में। कहाँ पर मिलता है हमको? गुना जिले में। स्थान का नाम क्या है? कुलावर।
कुलावर एक गांव का नाम है जो कि गुना जिले में आता है, जहां पर कि सती प्रथा का स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ है। तो यह दूसरा सती प्रथा का स्तंभ लेख है मध्य प्रदेश में। पहला सती प्रथा का स्तंभ लेख हमें कहाँ मिला था, तो वह हमें एरन सागर में मिला था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सास बहू का तालाब यह कहाँ पर स्थित है। सास बहू का मंदिर यह तो ग्वालियर में हो गया, तो तालाब भी क्या ग्वालियर में हो गया। ग्वालियर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है हालांकि, पर ग्वालियर आपका ऑप्शन में दे सकता है ताकि बहुत से लोग कंफ्यूज होकर ग्वालियर को सही टिक करें। ठीक है दोस्तों, तो यह करेरा शिवपुरी में सास बहू का तालाब स्थित है। कहाँ पर, करेरा शिवपुरी में, ना कि ग्वालियर में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूबकुंड जिला श्योपुर के कच्छप घाट राजवंश का संस्थापक कौन था। यार ये कच्छप घाट वालों ने परेशान कर रखा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इसकी स्थापना कर दी है ना। तो यहाँ पर जिला श्योपुर में जो कच्छप घाट वंश था उसका संस्थापक युवराज था। ठीक है दोस्तों, युवराज, वज्रदामन और सुमित्र, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। क्या क्या नाम याद रखने हैं, युवराज, आपके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, वज्र दामन और सुमित्र। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूबकुंड के कच्छप घाट राजवंश का शासक जिसने कच्छप घाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी वह कौन था। कच्छप घाट कुलभूषण के नाम से युवराज ही गद्दी पर बैठा था, है ना, इसका नाम ही युवराज था, पर था यह राजा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिहोनिया स्थित ककन मठ मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ककन मठ का मंदिर, मैंने आपको बताया था ककन मठ का मंदिर कहाँ पर है, तो यह जिला मुरैना। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, जिला मुरैना में है, पहली बात। दूसरी बात, ककन मठ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ककन मठ के मंदिर का निर्माण महिपाल ने करवाया था। किसने दोस्तों, महिपाल ने करवाया था, और यह शैव धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुरैना, महिपाल और शैव धर्म, ककन मठ का मंदिर, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में यज्वपाल वंश का शासन रहा है। किस जिले में यज्वपाल वंश का शासन रहा है पूछा जा रहा है। तो यज्वपाल वंश का शासन नरवर के क्षेत्र में रहा है। कहां पर रहा है दोस्तों, नरवर के क्षेत्र में। वर्तमान में यह किस जिले में आता है यदि पूछा जाए तो यह शिवपुरी जिला, कौन सा दोस्तों, शिवपुरी जिले में आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यज्वपाल वंश का संस्थापक कौन था। यज्वपाल वंश की स्थापना सन 1242 में, कहां पर दोस्तों, 1242 ईस्वी में चाहड़देव के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी, शिवपुरी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, वह क्या है, यज्वपाल वंश का मूल स्थान कहां पर था। यज्वपाल वंश का जो मूल स्थान था यह था दोस्तों रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कहां पर है हमारे पास, रत्नागिरी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इतिहासकार कर्नल टॉड ने यज्वपाल राजवंश के संस्थापक चाहड़देव को कौन से महान शासक का भाई निरूपित किया गया है। तो कर्नल टॉड के अनुसार जो चाहड़देव थे यह पृथ्वीराज चौहान के ब्रदर थे। किसके ब्रदर थे, पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान उत्तर में शासन करते थे, चाहड़देव उसके दक्षिण में शासन करते थे, ऐसा कर्नल टॉड ने कहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया है। तो 1305 ईस्वी में मंदसौर के किले का निर्माण, कब दोस्तों, 1305 ईस्वी, 1305। यदि आपको यह टाइम ड्यूरेशन किसका यह याद रहे तो वो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं ना। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मंदसौर के किले का निर्माण किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यज्वपाल राजवंश का साम्राज्य विस्तृत था, यानी कि यज्वपाल राजवंश का साम्राज्य कहां तक, किन किन जिलों में विस्तृत था यह पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए नरवर, सुरवाया, अशोकनगर और चंदेरी, है ना। तो इन सभी जगह पर यज्वपाल राजवंश का साम्राज्य विस्तृत था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक यज्वपाल वंश से संबंधित नहीं है। तो चाहड़देव, नरवर्मन देव, आसल्य देव, ये सभी के सभी यज्वपाल वंश के शासक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो कर्णदेव है यह यज्वपाल वंश के शासक नहीं है। तो ये किस वंश के शासक हैं, यह शासक हैं कलचुरी वंश के।
ठीक है दोस्तों, किस वंश के? कलचुरी वंश के। किधर साइड के? जबलपुर साइड के, त्रिपुरी के, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुरवाया की गढ़ी का संबंध किस राजवंश से है? सुरवाया की गढ़ी का संबंध एक तो शिवपुरी जिले से, आपको ये याद रखना है। किससे याद रखना है? शिवपुरी जिला, है ना, शिवपुरी जिला। और दूसरा यज्ञोपाल वंश। तो इन दो चीजों से इसका संबंध है। क्या नाम है? सुरवाया की गढ़ी। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानसिंह तोमर, ठीक है साहब, तोमर की बात आ गई है ना। तो मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? अच्छा, पहले आप ये बताएं कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो तोमर वंश का संस्थापक, पहली बात हम जानते हैं तोमर वंश के बारे में। तोमर वंश के बारे में, तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह तोमर। इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे। कौन सा दोस्तों? वीर सिंह तोमर। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि मानसिंह तोमर के बारे में। तो मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा हुआ करते थे। कहाँ के राजा हुआ करते थे? ग्वालियर के राजा। यदि ये पूछा जाए कि मानसिंह तोमर ने किन किन महलों का निर्माण करवाया है, तो दो विशेष महल है। ठीक है दोस्तों, इसमें है गुजरी महल और मृगनयनी महल। मानसिंह तोमर के द्वारा दो महलों का निर्माण करवाया गया है। क्या नाम मैंने बताया इनके? एक तो गुजरी महल और दूसरा मृगनयनी। मृगनयनी, ये दो महलों का निर्माण मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना करने से पूर्व तोमर शासकों का मूल स्थान क्या था? तोमर शासकों का मूल स्थान था दोस्तों मुरैना। ठीक है, मुरैना के एसाह के यह सामंत हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर सिंह तोमर का उत्तराधिकारी कौन था? तो वीर सिंह तोमर का उत्तराधिकारी, उनके बाद कौन गद्दी पर बैठा था, यदि ये पूछा जाए, या दूसरा राजा कौन था तोमर वंश का, यदि ये पूछा जाए, तो वह थे उद्धरण देव। ठीक है दोस्तों, वीर सिंह तोमर के उत्तराधिकारी थे उद्धरण देव। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्वालियर के तोमर शासक विक्रम देव के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था? उनके शासनकाल में, विक्रम देव के शासनकाल में मोहम्मद तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था ग्वालियर के किले पर। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और ये तो ये जीत गया था क्या? नहीं, मोहम्मद तुगलक जो है वह हार गया था या असफल रहा था अपने इस प्रयास में, और विक्रम देव जो थे यह विजयी थे। कारण क्या है? ग्वालियर का किला अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण से इन्हें आक्रमण करने में, किले पर कब्जा करने में परेशानी हो रही होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्वालियर का वह तोमर शासक जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और आयुर्वेद का ज्ञाता था। ठीक है दोस्तों, संस्कृत का विद्वान और आयुर्वेद का ज्ञाता, तो वह था तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह तोमर। ठीक है दोस्तों, वीर सिंह तोमर संस्कृत का विद्वान और आयुर्वेद का ज्ञाता। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दुर्गा भक्ति तरंगणी नामक ग्रंथ किसकी रचना थी? ठीक है दोस्तों, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे, है ना। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। हमें यूट्यूब पर बने रहने के लिए, है ना, हमने टारगेट रखा हुआ है। टारगेट क्या रखा है दोस्तों? टारगेट, हर चीज का कोई ना कोई टारगेट होता है। आपका भी टारगेट हुआ कोई ना कोई एग्जाम। तो हमारा यह वीडियो बना, अभी हम वीडियो बना रहे हैं ना, यूट्यूब पे अपना चैनल हमने स्टार्ट किया, तो हमारा टारगेट है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का, 1000 सब्सक्राइबर का, है ना, जो कि हमें अचीव करना है 1 माह के अंदर में। तो यह आपके सपोर्ट के बिना संभव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो आप कीप सपोर्ट अस, है ना, आप हमें सपोर्ट कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट प्लीज पूरा करने में हेल्प कीजिए। और हेल्प करने के लिए क्या करेंगे आप? इस वीडियो जो चल रहा है इसके नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है। साथ में उसके बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन, जब भी मैं अपलोड करूँ ऐसा वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हम देखते हैं, वीर सिंह तोमर है। ठीक है दोस्तों, कौन है? वीर सिंह तोमर, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। तो जितने भी तोमर वंश के बारे में यदि पूछा जाए और यदि बात की जाए किसी भी ग्रंथ की रचना की, तो हमेशा वहां पर वीर सिंह तोमर का ही नाम होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि यह एक विद्वान आदमी था, है ना, क्योंकि यह एक
विद्वान आदमी था। किसका विद्वान था? संस्कृत का विद्वान। तो रचनाएं किस भाषा में हमें मिलेगी? संस्कृत भाषा में मिलेगी। तो दुर्गा भक्ति तरंगिनी है, वीर सिंहावलोक है। इनकी एक अन्य रचना जो बहुत ही फेमस है, इसका नाम है वीर सिंहावलोक। वीर सिंहावलोक, इनका नाम क्या? वीर सिंह है। वीर सिंहावलोक, इनका मतलब क्या है कि वीर सिंह का राज्य। यह भी एक रचना है वीर सिंह तोमर की। तो इसी के साथ हम आज का यह वीडियो जो है समाप्त करते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसा लगा हो कि आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टारगेट को पूरा करने के लिए, टारगेट क्या है दोस्तों? 1000 सब्सक्राइबर का। इस टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। कीप सपोर्ट अस। आपके हेल्प के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा, तो हमें सपोर्ट करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपको जानकारी पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बनाया हुआ है। फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे मैं अभी नहीं हूँ, हाँ, सिर्फ टेलीग्राम पे हमने चैनल बनाया हुआ है, जो कि @exam5g इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।